हेलो बच्चों, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, आज की क्लास में हम टूरिज्म के 4 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यटन के आर्थिक सिद्धांत। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पर्यटन हमारी देश में सपोर्ट करती है और अन्य देशों में किस प्रकार से पर्यटन सपोर्ट करती है उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में। तो बच्चों, मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम पढ़ेंगे गुणक पर्यटन, भूमिका, गुणांक, आंकड़ा एंड पर्यटन गुणित के गणना की पद्धति। एंड सेकंड भाग में हम बच्चों देखेंगे पर्यटन के आर्थिक विकास में योगदान, पर्यटन तथा राष्ट्रीय आय का भुगतान, राष्ट्रीय आय में पर्यटन का योगदान व पर्यटन विदेशी निर्यात। एंड थर्ड भाग में बच्चों हम पढ़ेंगे पर्यटन के वित्तीय प्रयोजन, पर्यटन व्यय से प्रशासन की आय, पर्यटन से प्राचीन नगरों का सुधार व पर्यटन और लघु उद्योग पर्यटन के द्वारा पड़े वातावरण पर प्रभाव व उनके खर्च किस प्रकार से पर्यटन पर पढ़ते हैं। बच्चों, ये वो सारे टॉपिक हैं जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम एक एक कर समझेंगे, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग एंड थर्ड भाग। सो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही या फिर वीडियोज़ नहीं आ रही। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। सो बच्चों, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिल जाएगी। एंड आप लोगों के जब भी एग्ज़ाम होने वाले हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें जिसकी वजह से हम पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसको जल्दी कवर करें। सो प्लीज़ जब बच्चों आपके एग्ज़ाम है उसकी डेट को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। सो चलते अपनी क्लास की और बच्चों क्लास में हम कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे जो इस चैप्टर में आपको बार बार देखने और सुनने को मिलेंगे। और ये वो सारे वर्ड मीनिंग है बच्चों जो इस चैप्टर को आपको समझने में मदद करेंगे। तो पहला जो शब्दार्थ है बच्चों वो है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है योजना। सक्रिय मतलब बच्चों भागीदारी। दुर्लभ मुद्रा मतलब अधिक पैसे। विशिष्ट मतलब महत्वपूर्ण। उद्भव मतलब विकास। उपक्रम मतलब बढ़ते क्रम में। सृजन मतलब रचना, उत्पत्ति, क्रिएशंस। श्रमिक मतलब बच्चों वह व्यक्ति जो शारीरिक परिश्रम करके अपनी जीविका के लिए पैसे कमाता हो उसे श्रमिक कहते हैं। बच्चों, जैसे हमारे गली में आ गए या फिर फुटपाथ में जो भी लोग अपने शरीर से मेहनत कर कर पैसे कमाते वो सारे कौन सी कैटेगरी में काउंट होते हैं? वो श्रमिक की कैटेगरी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों विनियोजन। पर्यटकों की क्या मांग है, वह किस तरह का कलेक्शन चाहते हैं, एक पर्यटन स्थान में वह प्रक्रिया विनियोजन कहलाती है। बच्चों, विनियोजन क्या है? एक तरीके से एक ऐसा समूह या हम एक कह सकते हैं कि जो पर्यटक को इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है। जैसे मान लो हम एक क्लास में बैठे हैं तो एक क्लास के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है? कॉपी किताब, बेंच, ब्लैक बोर्ड। तो ये सारे वो कलेक्शन है एक तरीके से पर्यटन स्थल में होने चाहिए जो पर्यटकों के लिए सपोर्टेड हो। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वो सारी प्राथमिक आवश्यकताएं जो एक पर्यटन स्थल पर होनी चाहिए वो प्रक्रिया क्या कहलाती है या वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बच्चों? विनियोजन कहलाता है। अदृष्टिगत व्यापार, वह व्यापार जो दृष्टि में नहीं आते वह व्यापार अदृष्टिगत व्यापार कहलाते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों को किसी भी दुकान पे जाते हैं तो जो दुकान वाले की शॉप पर कुछ भी सामान होता है तो वो हमें नहीं पता होता है कि वो कहाँ से आया, कौन दे के गया। वो सारी चीज़ें उसे पहले से मिली होती है या फिर उसकी शॉप पे अवेलेबल होती है, तो वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है ना, मतलब कि वो हमारे सामने नहीं आती, वो उसके पास पहले से स्टॉक अवेलेबल होता है। तो वो जो व्यापार कर रहा है या वो जिससे भी ले रहा है वो उसके लिए एक प्रकार से अदृष्टिगत व्यापार के अंतर्गत आता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्तीय निवेश। वित्तीय निवेश का मतलब होता है पैसे इन्वेस्ट करना। बचत मतलब संचय। पुनर्वितरित मतलब दोबारा पैसों को चीज़ में परिवर्तित करना या चीज़ को पैसे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पुनर्वितरित की प्रक्रिया कहलाती है। पुनर्वितरित मतलब जैसे हमने कोई भी एक टॉफ़ी खरीदी तो हमारे जो पैसे थे वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही मैंने एक शॉप खोल ली और आप मेरे से कुछ सामान लेने आए हैं तो जो मेरी चीज़ें वो पैसों में कन्वर्ट हो जाएगी आपको देने के बाद। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? पुनर्वितरित की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है उत्पादन।
3 पार्ट में पढ़ सकते हैं बच्चों। इस उत्पादन को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम एक कार का उदाहरण से समझेंगे कि उत्पादन होता क्या है। उत्पादन को बनाने के लिए या उत्पादन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, वो है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। बच्चों, जब भी कार बनती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे स्टील चाहिए, लाइट चाहिए, कलर चाहिए, नट बोल्ट चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमारे कार में लगेगी, तो ये एक तरीके से क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल कहलाता है। वर्क इन प्रोग्रेस बच्चों इनकम्प्लीट वर्क कहलाता है। मान लो हमने ये सारे मटेरियल थे, वो चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगा दी कार को बनाने में, उसका डेवलप करना शुरू कर दिया, तो वो सारी चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई, वो अनकम्प्लीट है। जैसे हमने कार बना दी, उस पर कलर नहीं हुआ, लाइट्स नहीं लगी, नेम प्लेट नहीं लगी, तो वो इनकम्प्लीट कहलाते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आती है, वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में आती है। ऐसे फिनिश गुड वो होता है बच्चों जब पूरी तरह हर चीज़ से वो बन जाता है और मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है, मतलब बनकर तैयार हो गया प्रॉपर तरीके से बिकने के लिए, वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी फिनिश गुड्स कहलाती है। आई होप बच्चों आपको उत्पादन की क्रिया समझ आ गई होगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो मटेरियल से लेकर बनने से लेकर जो भी दिहाड़ी लगती है, चाहे हम कार ही नहीं, अगर हम कोई पेन भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, निब चाहिए, उसका पेन का कैप चाहिए, और भी ऐसी चीज़ें जो पेन के अंदर लगती है। तो वो पेन को बनाने का जो भी मटेरियल लगता है और फिर जो बनाता है वो उसकी मेहनत, श्रम, और उस प्रकार वो दोनों चीज़ें जब मिलकर एक नया उत्पाद करती या एक नया प्रोडक्ट तैयार करती है, वो एक प्रकार से क्रिया क्या कहलाती है, हमारी उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है बच्चों व्यय माने क्या होता है बच्चों, खर्च करने की प्रक्रिया। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रक्रिया। व्यय साधन मतलब खर्च करने का साधन। आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। ये वो सारे एक अकाउंट्स के पार्ट्स के वर्ड मीनिंग या इस चैप्टर को समझने के वो सारे वर्ड मीनिंग है बच्चों, जो आपको अब जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, गुणांक वाला चैप्टर, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर, आर्थिक स्थिति को समझने का, तो ये सारे शब्द आपको बार बार देखने और सुनने को मिलेंगे। गुणांक पर्यटन वह प्रक्रिया है जिससे किसी भी आर्थिक आय का मापन किया जाता है, चाहे वह स्थानीय आय हो, रोजगार आय हो, बाह्य संसाधनों से प्राप्त आय हो, आदि आयों का खाका तैयार करता है, जिससे यह पता चलता है कि आपूर्ति के क्षेत्र कितने विकसित है और अविकसित है। बच्चों, गुणांक ही हमें बताता है कि जो आर्थिक स्थिति है हमारे देश की, चाहे वो विदेशों की हो, वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। यही गणना करता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो राजकीय की हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे बाह्य संसाधन मतलब जो बाहर विदेशी लोगों से हम खरीदते हैं उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट किया गया है, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हमारा सब माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है, वो चीज़ का जो खाका तैयार कर कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, गुणांक के द्वारा होती है। ठीक है बच्चों, गुणांक पर्यटन की सहायता से देखा जाता है कि निर्माण उद्योग में उतना ही उत्पादन किया जाता है जितना पर्यटक की आवश्यकता हो। बच्चों, गुणांक पर्यटन की सहायता से पता चलता है कि कितना प्रोडक्ट बनाना है जो पर्यटकों की रिक्वायरमेंट हो, उसी के बेस पर हमारा जितना भी डेवलपमेंट है, तो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो गुणांक की सहायता से ही पता चलता है कि कितने क्या ज़रूरत है पर्यटक को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुणक पर्यटन की मदद से उन चीज़ों पर अधिक बल दिया जाता है जिसका उपभोक्ता अधिक पसंद व आरामदायक हो, परंतु निर्माण उद्योग पर्यटन में हर तरह के उद्योग पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो चीज़ पर्यटक की आवश्यक हो या नहीं हो। बच्चों, गुणांक पर्यटन की सहायता से हमें पता चलता है कि पर्यटक को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कितनी ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है या लोगों को पसंद आ रही है, वही प्रोडक्ट बनाया जाता है, और अदर जो प्रोडक्ट होते हैं कि पर्यटक यूज़ करे या ना करे, वो प्रोडक्ट भी बनाया जाता है, चाहे कम उसकी सेल्स हो रही हो या फिर उसके ऊपर कम पर्यटक आकर ले जा रहे हो, तो वो प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, निर्माण उद्योगों से हर प्रकार की चीज़ों का निर्माण कराया जाता है। जो निर्माण उद्योग होते हैं वो हर प्रकार की चीज़ें बनाते हैं जो पर्यटक को चाहिए भी और नहीं चाहिए भी, उन सभी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, गुणक पर्यटन की बहुत सावधानी से
गणना की जाती है, अन्यथा भ्रामक परिणाम पैदा हो जाते हैं या मिलते हैं। बच्चों, गणना मतलब किसी भी, अगर हम पर्यटक की ये ना देखें कि किस प्रकार से पर्यटक को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हम उसके बिना जो उसको ज़रूरत नहीं है उसका सामान बनाते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होने की जगह और नुकसान या फिर हम कह सकते हैं हानि में चली जाती है। और वहीं गुणांक जो है वो हमें यही बताता है कि जो पर्यटक को रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर बनाया जाए, ना कि हम उसके अदर चीज़ों को बनाया जाए। तो वो सपोर्ट कौन करता है? हमारा गुणांक करता है। और उसकी वजह से हमारी गणना अगर ठीक ढंग से नहीं की गई तो इसके नेगेटिव परिणाम या भ्रामक परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम भूमिका। भूमिका किसी भी उन्नतिशील विधि या नीति के कुछ ना कुछ लक्ष्य एवं प्रयोजन, प्रयोजन मतलब योजना होती है। कोई भी नीति प्रयोजन विहीन नहीं होती। बच्चों, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको अगर हम पढ़ाई कर रहे फॉर एग्जाम्पल पे, तो हमें पढ़ाई भी एक योजना बनाकर करनी चाहिए कि एक दिन हम हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन इंग्लिश पढ़ेंगे, एक दिन मैथ्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक योजना बनाई जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को सफल करने में। वरना तो उस जो प्रोजेक्ट या जो हम कह सकते हैं पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई भी मतलब नहीं होता, हम भूल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उसके नेगेटिव पार्ट को ना सामना करना पड़े, तो इसलिए हमें योजना बनाकर ही सारे कार्य करने चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं जैसे उत्पादकता में बढ़ोतरी, राजस्व में बढ़ोतरी, भौगोलिक वितरण, रोजगार के माध्यम का आंकड़ा, निर्यात का विदेशी उत्पादन के क्षेत्र में विस्तार करके अनुकूलन वातावरण स्थापित करना व देशीय व राष्ट्रीय विकास करना। बच्चों, ये वो सारे तत्व हैं जो हमारे एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। अगर हमें इन सारे तत्वों के ऊपर अच्छे से डेवलपमेंट करना है और इसको और सफल बनाना है कि लोगों को सपोर्ट मिले, पर्यटक जितना जल्दी हो सके हमारे देश में आए और उनको हर तरीके की उपलब्धता प्राप्त हो, तो ये सारी चीज़ें एक योजना के अनुसार ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और योजना के अनुसार ही उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी कार्य में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजी व विदेशी मुद्रा की कमी, परिवहन व निर्माण से संबंधित बाधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्याएं विकास की परियोजनाओं में अवरोध का वातावरण बनती है। बच्चों, जो पूंजी होती है, अगर हमारे किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता। अगर वही चीज़ उसके देश में अच्छे से बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं या फिर पर्यटक वहाँ भारी मात्रा में किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रसिद्ध होकर देखने आते हैं, तो उनसे हमें विदेशी मुद्रा तो मिलती है, साथ में हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है, क्योंकि विदेशी जो मुद्रा होती है वो उससे डबल होती है। तो हमारे देश में जब डबल चीज़ें होकर आती है मुद्रा, तो हम उसका भारी मात्रा में किसी भी चीज़ पर डेवलपमेंट पर खर्च कर सकते हैं। इसलिए मुद्रा के बिगैर अगर विदेशी मुद्रा नहीं मिलती तो हमारे अन्य सुविधा जैसे परिवहन व निर्माण से संबंधित जो बाधाएं हैं वो देखने को मिलती है, चाहे वो व्यावसायिक प्रशिक्षण हो की समस्या विकास की परियोजना में अवरोधक का निर्माण करती है। मतलब कि जो भी विकास करना हो, जैसे चाहे हमारा रोजगार में विकास करना हो, परिवहन में विकास करना हो, आर्तों में विकास करना हो, अन्य कोई भी ऐसे डेवलपमेंट करने की चीज़ पर अगर हमें पैसे लगाने हैं, उसका विकास करना है, तो हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अगर विदेशी मुद्रा मिलती है तो हम उसे अच्छे से और सुंदर ही तरीके से बना सकते हैं कि पर्यटक भारी मात्रा में उसमें और इन्वेस्ट करें, जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है पर्यटन द्वारा इस समस्या का आसानी से समाधान किया जा सकता है। उत्पादन निवेश के लिए ज़रूरी है कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। धनी विदेशी राष्ट्रों की वस्तुएं तभी प्राप्त हो सकती है जब देश उपभोग की उच्चतम सीमा तक पहुंच गया हो। बच्चों, अगर हमारे पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए विदेशी मुद्रा होगी और हम अच्छे से और उन पैसों का प्रयोग कर कर विदेशों से सामान खरीद कर अपने देश में उन्नति करें, ना चाहे कि हमारे देश में बाहर के पर्यटक भी आ सके और हम उनकी जो पूंजी है वो अपने देश में अपने डेवलपमेंट करने में लगाते हैं, तो वो तभी सिद्ध हो पाएगा जब हमारे देश में भारी विदेशी पर्यटक आ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो करेंसी होती है वो हमसे डबल होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यटन ही एक ऐसा माध्यम है जो विकसित राष्ट्रों को प्राथमिक कार्यों में व्यस्त कर सकता है। एवं जिन राष्ट्रों में जिन्होंने यह अवस्था पार कर ली है वे अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए इसे प्रेरक के रूप में देखते हैं और महसूस करते हैं। बच्चों, पर्यटन ही एक ऐसा साधन है या ऐसा उद्योग कह सकते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में
विदेशी पूंजी तो मिलती है, साथ में वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। जिन जिन देशों ने इस चीज़ को देखते हुए कि हाँ ये एक बहुत अच्छा उद्योग बन सकता है, उन्होंने अपने आप को उसमें और मजबूत करा है और देखते ही देखते उस देश ने पर्यटन उद्योग का सहायता से अपने आप को डेवलपमेंट भी किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आर्थिक प्रक्रिया। जैसे पर्यटन भी एक प्रक्रिया है, हालांकि पर्यटन स्वयं में संगठित उद्योग है। बच्चों, पर्यटन हमें पता ही है कि एक उद्योग बन गया आज इतनी बड़ी मात्रा में कि बाहर से हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्राथमिक आवश्यकताएं बहुत सुंदर सुंदर बन गई है, इतिहास है जो हमारे देखने के लिए विदेशी लोग आ गए हैं। तो उससे हम एक पर्यटन उद्योग विकसित कर पाए हैं जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल गया और बाहरी जो पर्यटक होते हैं उन्हें देखने आते हैं। परंतु इसकी सीमाएं बहुत विशाल है, विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई है एवं इसकी फ़ायदा राष्ट्र की समस्त जनता को उपलब्ध होता है। वह सभी व्यक्ति जो पर्यटन स्थलों में निवास करते हैं, पर्यटन क्रिया में सक्रिय होते हैं समस्त पर्यटक, चाहे वह स्वदेशी हो अथवा विदेशी, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में लोगों को रोजगार प्रदान करवाने में सहायक होते हैं एवं साथ ही वह अच्छी संस्कृति को कायम करने का अवसर प्रदान करते हैं। हर नागरिक को अपने शहर, संस्कृति, रीति रिवाज व इतिहास पर गर्व होना चाहिए। बच्चों, पर्यटन हमारे को एक उद्योग ही नहीं देता बल्कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, हमारे देश के इतिहास, हमारे देश की भाषा, अन्य संस्कृतियों को भी उभारता है। साथ में जो भी स्थानीय लोगों का रोजगार मिलता है और जो देश के अंदर जो व्यापार होते हैं उसको भी उभारने में मदद करता है। और विदेशी लोग जो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ से चला तो जाता है, परंतु कुछ चंद लोगों को जो बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार मिल जाता है। इसलिए पूरी कोशिश की जाती है कि हमारे देश में अपने ही ऐसी संसाधन हो या ऐसे उद्योग उत्पन्न हो जाए जिससे अपने ही स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो और अपने जो देश में जो पूंजी लगाई जाती है अन्य देशों के ज़रिए वो अपने ही देश में आए, ना कि बाहर के देशों से चीज़ें लेकर दूसरे देशों में जाए। चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उन सभी को एक पर्यटक की सहायता से आर्थिक सहायता में सपोर्ट मिलता है जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को उभारने में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, भारत में पर्यटन को आर्थिक दृष्टि से देखा गया एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का ध्यान ही नहीं दिया गया। इस तरह मुख्य उद्देश्य रहा है पर्यटन के आर्थिक फ़ायदा, जैसे पर्यटन का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में प्रभाव, रोजगार के साधनों का सृजन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा राष्ट्र की आय का साधन आदि मालूम करना। अदृष्टिगत व्यापार के क्षेत्र का अधिकतर प्रेक्षण नहीं किया गया है। विकसित अर्थव्यवस्था में विकास कार्य हेतु विदेशी मुद्रा की अति ज़रूरत होती है जो कि अदृष्टिगत व्यापार के माध्यम से प्राप्त करने के एक प्रमुख साधन है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो पर्यटन है, पर्यटन उद्योग का जो हमारा एक गणना करने का एक प्रोसेस है, उससे ये पता चलता है कि हमारी आर्थिक दृष्टि बढ़ रही है, कम हो रही है या क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वो सारी गणना कौन करके देता है? हमारा गुणांक, जिससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो पर्यटन की आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें वहाँ की क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है और क्या नहीं हो रही, किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, पर्यटकों को क्या ज़्यादा पसंद है और क्या पसंद नहीं है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है उसको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर्यटन की वजह से आर्थिक स्थिति में हेल्प तो मिल रही है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक स्थिति पे ये डिपेंड करता है कि हम वो चीज़ें हमारे देश की बनी हुई या बाहर की विदेशी कंट्रियों की है। रोज़गार मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत तो हो रही है, परंतु ये भी देखना पड़ता है कि जो रोज़गार आ रहा है वो हमारे देश से आ रहा है या विदेशों से आ रहा है। क्यों? अगर बाहर के देश के जो लोग होते हैं हमारे देश में आके कुछ भी पूंजी लगाते हैं और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है, तो जो रोज़गार से कमाया गया पैसा होता है वो हमारे विदेशी लोगों को चला जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही विदेशी मुद्रा को कमाने में भी पर्यटन गणना की एक हेल्प मिल रही है। साथ में हम कह सकते हैं देश की आय को जाना जा सकता है कि देश की जो रोज़गार के लोगों को जो आय मिल रही है वो क्या है और कितने लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। साथ में देश
कि आय जो बढ़ रही है या कम हो रही है, ये भी देखा जा सकता है। अदृष्टिगत जो व्यापार है, अदृष्टिगत व्यापार कौन से होते हैं बच्चों? जो हमारी दृष्टि के अंदर नहीं होते, जैसे कि हमारे देश, हम मान लेते फॉर एग्जांपल पे बच्चों, जैसे कि एग्जांपल ले लेते कि हम किसी की शॉप पर कोई सामान लेने जाते हैं, तो जो कस्टमर होता है एक तरीके से, वो कस्टमर किसी भी दुकान पर जाकर कोई सामान खरीदता है, तो जो उस दुकान में कुछ नहीं है वो किसे पता होता है? सिर्फ दुकान वाले को पता होता है, कस्टमर को नहीं पता होता। तो जो कस्टमर को मंगवाना है सामान एक तरीके से, तो जो जिससे मंगाएगा वो हमारे लिए अदृश्य है। हमें तो दुकान पर सारा सामान ही मिल रहा है ना, तो वो चीज़ें जो हमें दिख नहीं रही पर व्यापार हो रहा है उसके ज़रिए, तो वो अदृष्टिगत व्यापार के अंतर्गत आते हैं और ऐसे व्यापारों को अभी तक काउंट नहीं किया गया है। साथ ही हमारी विकसित अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा की आवश्यकता से ही की जा सकती है, क्योंकि अगर वो विदेशी मुद्रा हमारे देश में जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा हम अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पर्यटन के विभिन्न फायदों का आंकड़ा हम तभी पता कर सकते हैं जब पर्यटन के बड़े पैमाने पर उत्पादन कर व व्यापार आधार पर विशाल प्रभाव का अध्ययन हो। बच्चों, जब हमें ये पता चले कि जो पर्यटन के अंदर चीज़ें आ रही है, उत्पादन हो रहा है, और व्यापारी जो है या पर्यटक जो है वो उसे कितनी मात्रा में खरीद रहा है और कितनी मात्रा में नहीं खरीद रहा है, किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों का गणना कौन करके देता है? हमें गुणांक देता है, जो पर्यटन उद्योग के अंतर्गत आती है। उससे पता चलता है कि कितने प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। आज यह विश्व का उद्योग है। आज हमारा पर्यटन उद्योग क्या है? लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों को उद्योग दे रहा है, कस्टमर दे रहा है। तो वो एक तरीके से आज विश्व का एक उद्योग बन गया है बच्चों, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वित्तीय निवेश है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे छोटे व्यापार के लिए करें, चाहे पैसे कमाने के लिए करें, या है चाहे वो हमारे देश की कोई भी चीज़ जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करे, वो सारी चीज़ें बनाने के लिए किया जाए इन्वेस्टमेंट। किसी भी चीज़ के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे पर्यटक वहाँ आए, तो वो एक प्रकार से भारी मात्रा में किया जा रहा है। आवास, परिवहन हो, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, क्षेत्र एवं सहायक सुविधा व सेवाएं जो कि पर्यटन के मुख्य पहलू है, पर किए गए नियोजन का योजना हो गए बच्चों, से पर्यटन प्रिय राष्ट्र में बहुत ही उच्च आय प्राप्त होती है। बच्चों, ये वो सारी सुविधाएं, पर्यटन स्थल, आवास, परिवहन, क्षेत्र, सहायक सुविधाएं, वो सारी प्राथमिक आवश्यकताएं जो पर्यटक के लिए की गई है, उसको ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा पर्यटक आएंगे, और ज़्यादा पर्यटक आएंगे तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिलेगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और हम अपने देश का अच्छे से विकास कर पाएंगे। और इस प्रकार हमें गुणांक पता कराता है कि कितने पर्यटक हर साल आते हैं और कितने पर्यटकों को से हमारे देश की आर्थिक स्थिति प्रॉफिट में गई है, लॉस में गई है, वो कौन प्रॉपर हमें बताता है। वो एक गुणांक पर्यटन की प्रक्रिया हमें बताती है। आई होप आपको गुणांक पर्यटन और उसकी भूमिका किस प्रकार से कार्य करती है ये समझ आया हो। बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से एंड सपोर्ट से ये चैनल आपके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अगर आप सपोर्ट करते तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, गुणांक का असर। अब देखेंगे कि गुणांक का असर किस प्रकार से होता है। पर्यटन एक व्यवस्था अथवा उद्योग है जो अर्थशास्त्र के नियमों व सिद्धांतों के द्वारा प्रभावित होता है। इस सिद्धांत का सूत्र है बच्चों, पर्यटन जिस प्रकार से मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्लस माइनस गुणा ये सारी चीज़ें होती है, उसी प्रकार हम पर्यटन के अंदर जो भी गुणांक करने की प्रक्रिया, जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट हो रही या आ रहे हैं, उसको किस प्रकार से गणना की जाए कि प्रॉफिट हमारे को पर्यटन स्थल से हो रहा है या चाहे एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर से हो रहा है, चाहे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से हो रहा है, तो पता हमें कैसे चलता है कि ये इस सेक्टर से प्रॉफिट हुआ है। तो उसका जो गुणांक है या फिर हम कह सकते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार पर्यटन उद्योग का भी एक फॉर्मूला है जिसे हम गुणांक कहते हैं, और उसका जो फॉर्मूला बनाया गया है वो है K = 1/C 1 - डिवाइडेड बाय y। ये एक फॉर्मूला है जिसे हम समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुरूप K जो है गुणिक है जो C पर आश्रित है, जो क्रमशः उपभोक्ता व आय के पर्यटन के संबंध के घोतक है। इस प्रकार है, K क्या है बच्चों? गुणांक है, C क्या है? उपभोक्ता में परिवर्तन। जिस प्रकार से पर्यटन
पर्यटक आते रहते हैं, अलग अलग पर्यटन होते, कस्टमर होते हैं, ये उसमें परिवर्तन करता रहता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा किसी भी देश में या किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, वैसे वैसे पर्यटक आएंगे। और कस्टमर के शौक अलग होते हैं, सारी चीज़ें अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उपभोक्ता में परिवर्तन देखने को मिलता है, आय में बदलाव देखने को मिलता है। कभी जैसे भी हम कह सकते हैं कोरोना के दौरान हमारे देश में आर्थिक स्थिति बहुत स्लो हो गई है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो बहुत सारे पर्यटक जो घूमते हैं वो कम हो गए, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत भारी मात्रा में इस पे इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो आय का साधन है वो बदलता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों। तो हम समझते हैं क्या है ये गुणक का असर के सूत्र से पर्यटन भी संबंधित होता है या लागू होता है। हर एक पहलू पर या हर एक ऐसा रोजगार जिससे पैसे आ रहे हैं और पर्यटकों को जगह पे घूमने का अवसर मिल रहा है और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, जब तक ये सारी चीज़ें यात्राएं होती रहेगी, पैसे इन्वेस्ट होते रहेंगे, तब तक ये उद्योग का फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई होता रहेगा। पर्यटक व्यय करने के बाद रुकता नहीं है। व्यय मतलब खर्च करने के बाद जो भी पैसा हमने दिया है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में चलता या बदलता रहता है, वो रुकता नहीं है, अर्थात वह खर्च होता ही रहता है। यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में तब तक विचलन भ्रमण करता है। विचलन भ्रमण मतलब चलता रहता है, बढ़ता रहता है, अन्य लोगों के हाथों में जाता रहता है। जैसे मैंने 10 रुपये की चीज़ ली और 10 रुपये से मैंने आपको पैसे दिए और उसने किसी और को वो पैसे दे दिए, तो वो प्रचलन चलता रहता है। एक हाथ से दूसरे हाथों में पैसे जब जाता है तो वो चीज़ें प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है बच्चों, वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? विचलन भ्रमण की प्रक्रिया कहलाती है। जब तक पर्यटक किसी स्थान की यात्रा करता रहता है, साथ ही उस क्षेत्र में धन व्यय करता ही रहता है, यही धन स्थानीय लोगों की आय का साधन बन जाता है। फिर से यह आय खर्च की जाती है और यह सिलसिला चलता रहता है। इस तरह यह धन कई हाथों से निकलता रहता है एवं खर्च व पुनर्खर्च किया जाता है। बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी कोई भी पर्यटक आता है, तो जब पर्यटक आएगा तो उसे प्राथमिक आवश्यकता चाहिए होगी, प्राथमिक आवश्यकता चाहिए होगी तो वो इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो अपनी किसी भी चीज़ में प्राथमिक आवश्यकता में कर सकता है, ट्रांसपोर्ट में कर सकता है, आवास में कर सकता है, खान पान में कर सकता है, मनोरंजन की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जिस प्रकार से वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो दूसरे के लिए रोजगार बनेगी तो जिनमें अगर वो श्रमिक है तो वो अपने मालिक को पैसे देगा, वो मालिक को देगा, तो जो मालिक है वो काम पे या फिर सामान पर इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों वो चलती रहती है और इस प्रकार एक हाथ से दूसरे हाथों में पैसा जाता रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय आय पर उस तरह के खर्च का गुणित प्रभाव पड़ता रहता है एवं धन विभिन्न हाथों से होकर गुजरता रहता है। राष्ट्रीय मुद्रा जो कि विदेशी मुद्रा हेतु विनिमय की जाती है, देश के अंदर प्रवेश करके सारे मार्केट में फैल जाती है। इस तरह गुणित का तेज प्रभाव पर्यटन व आय के अनुपात पर निर्भर करता है। बच्चों कि जिस प्रकार से हमारे देश में मतलब पैसों का लोगों के हाथों में इन्वेस्ट होता जाता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ खरीदना, फिर चीज़ों के बदले पैसे लेना, पैसों के बदले चीज़ें लेना, जो ये प्रक्रिया चलती रहती है, उसी से ही हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, हमारे आर्थिक स्थिति को डेवलपमेंट करने में, लोगों को रोजगार मिलने में, या फिर कह सकते एक तरीके से आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत और अनुपात पता कराने के लिए हमें किसकी प्रक्रिया का पता चलता है कि ये या तो डबल हुई है या फिर ये माइनस में गई है। ये गुणित के असर का प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, दूसरे देशों से आए हुए यात्रियों का पर्यटकों के द्वारा किया गया खर्च धन देश के आय पर अत्यधिक असरदायक होता है। बच्चों, जब भी हमारे देश में कोई भी पर्यटक आता है या हम किसी भी देश में जाते हैं, तो जो हमारी करेंसी होती है वो कम ज़्यादा होती है, तो उससे हमारे देश के या तो इकोनॉमिक्स बढ़ती है या दूसरे देश की इकोनॉमिक्स बढ़ती है। ठीक है बच्चों, जैसे जब कोई यात्री अपने होटल बिल का भुगतान करता है तो होटल प्रबंध के माध्यम से प्राप्त किया गया धन भिन्न भिन्न ऋणों के भुगतान अथवा विदेशी पर्यटकों के दूरभाषी कर्मचारी सेवा वस्तुएं तथा अन्य सेवाओं पर व्यय किया जाता है। बच्चों, जो पर्यटक द्वारा पैसे दिए जाते हैं किसी भी आवास में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आवास लेते हैं, पर्यटक किसी भी जगह पर रुकता है तो जो होटल होता है जो भी चार्ज करता
है उस पर्यटक से, वो पैसे उसके उसी के लिए नहीं होते, बल्कि उसको जो भी सुविधा प्रोवाइड करता है उसमें भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर वो रुक रहा है तो बिजली का बिल भी खर्च होगा, वहाँ पे खाने पाने की भी चीज़ें चाहिए होती है, और साथ में कर्मचारी होते हैं उनकी जो सेवा कर रहे हैं उन सारे लोगों की सैलरी हो गई, अन्य चीज़ों में वो पैसे बट जाते हैं। कहने का मतलब ये था बच्चों। और इस प्रकार से ये जो पैसे हैं आकर और अन्य चीज़ों में बट जाते हैं, वो एक प्रकार से गुणक, या हम कह सकते हैं गुणक का असर है। इस प्रकार ये जो धन आता है वो अन्य चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो लोग इस तरह होटल से धन प्राप्त करते हैं वह अपनी निजी सेवाओं अथवा यात्रा हेतु भुगतान करते हैं, और इस प्रकार गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही अपनी निजी लोगों को या फिर निजी सेवाओं को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, यात्रियों के माध्यम से प्राप्त यह धन दोबारा खर्च किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में प्रवेश करता रहता है। प्रत्येक वक्त नई आय का सृजन होता रहता है। सृजन का मतलब होता है रचना, और जिस प्रकार लोग अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रकार वो चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा, और हमारे देश की आर्थिक स्थिति, उत्पादन की स्थिति, वो डेवलपमेंट होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, आए हुए पर्यटकों के वित्तीय या धन की आसीन परिवर्तन श्रृंखला गुणक के असर को विकसित करती है। जितना ही इन हाथों की संख्या अधिक होगी जिनसे यह धन गुजरता है, उतना ही कुल राष्ट्रीय आय, वस्तु और राष्ट्रीय खाते पर इसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि एक वर्ष के पश्चात भी धन की राशि विभिन्न हाथों में परिवर्तित होती रहती है। यह अनुमान है कि 12 महीने के पश्चात इस धन की अर्थव्यवस्था पर खास प्रभाव नहीं रहता। बच्चों, ये जिस प्रकार जितने हाथों में, जितने अलग अलग लोगों के हाथों में जाएगी, उतना ही हमारे देश की, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और 1 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और उसके बाद ये थोड़ा रुक जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में जो टैक्स प्रक्रिया है वो 1 साल के अंतर्गत ही भरी जाती है। तो ये पता चलता है इसीलिए, मतलब टैक्स जो है बच्चों वो इसीलिए भरवाया जाता है कि हमारे को पता चले कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में हो, वो डेवलपमेंट कर रही है या फिर वो माइनस में जा रही है। देखने के लिए हम हर महीने जो भी आर्थिक स्थिति का खर्च होता है किसी भी चीज़ में चाहे, वो इसीलिए ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण से समझते हैं बच्चों कि एक नवनिर्मित होटल इकाई ले लीजिए जो कि विदेशी कंपनी के अधिकार है। जैसे बच्चों एक नवनिर्मित मतलब एक सुंदर सी, एक पूरी निर्मित की गई है, पर्यटकों के अनुसार एक होटल बनाया गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बाहरी विदेशी चीज़ों से भी लाई गई है। तो वो देखते हैं हम क्या है, होटल की आय, जो होटल में अगर कोई भी पर्यटक रुकने आता है तो उससे जो भी पैसे हम सर्विसेज देने के लिए लेते हैं वो कितने हैं, 10 लाख रुपए। ठीक है, स्वदेशी माल के क्रय का मूल्य, और स्वदेश मतलब अपने ही देश से जो खाने पीने की चीज़ें हैं और भी अन्य चीज़ें उसका जो खरीदते हैं प्रोवाइड करने के लिए किसको, पर्यटक को, उसका जो खर्चा है वो कितना है, 3 लाख रुपए है। आयात किए गए विदेशी माल का मूल्य, मतलब जो हम बाहर के विदेशी लोगों से लेते हैं जैसे शराब, पेय पदार्थ, साबुन आदि, उसका 2 लाख रुपए है। राष्ट्र के कर्मचारियों के भुगतान किया गया वेतन, और जो हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया किसी कोई भी पर्यटन, उनके जो कर्मचारी उनकी सेवा जो प्रोवाइड करते उनका भुगतान करने के लिए 3 लाख रुपए है। तो टोटल कितना खर्च हो रहा है इन सारी चीज़ों पे, 8 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का हम पर्यटक से सर्विसेज चार्ज लेते हैं और 8 लाख रुपए हम जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं प्राथमिक आवश्यकता के अनुसार पर्यटक को, उसका जो खर्च आता है वो 8 लाख रुपए होता है। तो 2 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, कुल फायदा 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए निर्यात, निर्यात मतलब बच्चों क्या होता है, बेचना, किया गया, एवं 1 लाख रुपए उसी समय देश के उद्योगों में विनियोजन। विनियोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा कोई कलेक्शन जहां पर पर्यटक की रिक्वायरमेंट के अनुसार उत्पाद किया जाता है, उसका एक कलेक्शन विनियोजन की प्रक्रिया कहलाती है। निवेश, और 1 लाख रुपए जो भी पर्यटक को रिक्वायरमेंट होता है उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे प्रोवाइड करने के लिए उस पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। 3 लाख रुपए के राष्ट्रीय माल के तहत कृषि तथा अन्य विदेशी उद्योगों से क्रय किया गया माल है। इस 3 लाख रुपए में से विभिन्न औद्योगिक कर्मचारियों को मजदूरी दी जाती है। यह मजदूरी पुनर्वितरित हो जाती है एवं अन्य क्रय खरीदने
क्रय मतलब बच्चों क्या होता है? क्रय मतलब खरीदना, करने में योगदान करती है। इस तरह प्राप्ति का अंश गुणक के प्रभाव में और भी बढ़ोतरी कर देती है। 2 लाख रुपए आयात हेतु खर्च किया जाता है। वह आयात हेतु मतलब खरीदने के लिए खर्च किए जाते कितने? 2 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का फ़ायदा देश के बाहर विदेशों में चला जाता है। इस तरह 3 लाख रुपए राष्ट्र की हानि होती है। बच्चों ये कैसे होती है? देखो, 3 लाख रुपए हमने किस पे खर्च किए? कर्मचारियों के जितना भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, जो भी पर्यटक को, उसके ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 लाख जो रुपए हैं बच्चों, वो किसके ऊपर आयात किए गए हैं? जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं पर्यटन के लिए विदेशी, उस पर इन्वेस्ट किए गए। और जो 1 लाख रुपए है, जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा उस पर कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट काउंट होता है। तो इस प्रकार से हमारे देश का जो बाहरी विदेश में चला जाता है, वो इस तरीके से कितने लाख रुपए चले जाते हैं बच्चों? 3 लाख रुपए चले जाते हैं, जो राष्ट्र की हानि के अंदर काउंट होते हैं। और अच्छे से समझने के लिए हम सेकंड उदाहरण समझते हैं। उदाहरण सेकंड है, शुरू में किए गए पर्यटकों के खर्च का प्रभाव आरंभ होता है, जिससे विभिन्न स्रोतों पर 3 गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, जब भी पर्यटक किसी भी देश में आता है, तो पर्यटक जो भी इन्वेस्ट करता है किसी भी चीज़ पर, चाहे वो आवास हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, तो वो जिस पे भी शुरू करता है खर्च करना, तो वहाँ से उस फर्स्ट स्टेप से हम शुरुआत करते हैं। मतलब वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें उसने कितने इन्वेस्ट किए। ठीक है, जिससे विभिन्न स्रोतों पर 3 गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो देखते हैं। जैसे आगंतुक द्वारा किया गया खर्च। आगंतुक मतलब जो हमारे देश के अंदर आते हैं, विदेशी हो सकते हैं या हम दूसरे देश के विदेशी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी निर्धारित इलाकों के आमदनी में अपने आप बढ़ती रहती है। ये व्यय की गई रकम बढ़ती रहती है एवं गुणित का गणक कही जाती है। बच्चों, जो भी रकम आती है और वो एक हाथ से दूसरे हाथों में जाती है, तो वो उसका जो गुना जितने बार मल्टीप्लाई होता है, जितनी बार जितने हाथों में जाएगा, तो उसको अलग अलग उत्पादन होगा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल पे, जैसे लोगों को घर चाहिए, तो घर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो जो पैसे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक हाथ से दूसरे लोगों के हाथ में जाते हैं। जब वो दूसरे के हाथ में जाएंगे तो वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट उभर कर आने लगता है, और उभर कर आएगा तो रोजगार मिलेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें ट्रिपल या डबल होती रहती है। जिस तरीके से पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएंगे, वैसे ही वो चीज़ें डबल होती जाएगी और वो चीज़ें उभर कर आने लग जाएगी, और उस पर हम गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है और रोजगार भी मिलता है। ठीक है बच्चों, और अच्छे से समझते हैं। ये प्रदर्शित करती है कि पर्यटक खर्च के परिणाम स्वरूप आय में कितनी वृद्धि होती है। जो पहला इन्वेस्ट होता है उससे पता चलता है कि अब ये जो पैसे आए हैं वो कितनी चीज़ों पर इन्वेस्ट किया जाएगा। मान लो मैं 10 रुपये का मैंने कुरकुरे का पैकेट लिया, तो वो मेरे लिए एक वस्तु के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे मिल गई और उसको पैसे मिल गए। अब जो पैसे आए, वो जो 10 रुपये का कुरकुरे, वो कितने भी प्रकार का या कितने भी रुपये का हो सकता था। वो जो 10 रुपये का है कुरकुरे का पैकेट, वो उससे ज़्यादा का भी हो सकता था और कम का भी हो सकता था। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं बच्चों। तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएगी। मान लो जैसे ही मैंने कुरकुरे लिया और वो पैसे उसके पास गए, तो जो मालिक है जिसके हाथ में वो पैसे गए हैं, वो या तो उस चीज़ पर किसी और चीज़ पर इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो जब तक अपने पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं किसी और पे खर्च करने की, तो वो तब तक अपने पास रखेगा। फिर धीरे धीरे जितने पैसे उसके इकट्ठे हो जाएंगे, वो क्या करेगा, कोई एक ऐसी चीज़ जो पर्यटक को ज़्यादा पसंद आ रही है, पर्यटक को रिक्वायर्ड है, वो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देगा। तो वो जो पैसे आए 10 रुपये, वो और पैसे इकट्ठे होने के बाद दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कुरकुरे का पैकेट। मैंने कुरकुरे के पैकेट से लिए 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये उसने और पैसे जोड़े, तो उसे अब चाहिए, किसी भी पर्यटक को क्या चाहिए, गर्मी के मौसम में पानी चाहिए। अब पानी पे इन्वेस्ट कर दिया उसने, तो पानी, जब कुरकुरे से जो 10 रुपये आया और जो पानी पे इन्वेस्ट हुए, वो उसे डबल हो गए। 10 की जगह वो 20 या 25 में, जो जितने रुपए का पानी की बोतल रहती है उसमें कन्वर्ट हो गए। तो वो उस पैसों का गुना हो गया। ठीक है बच्चों, यदि पर्यटकों का व्यय मतलब खर्च 10 लाख रुपए है व गुणित का मूल्य 1.9 है, तो आय 19 लाख रुपए की वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही होटल मालिक, स्थानीय परिवहन व रेस्टोरेंट मालिक व अन्य मालिकों से आय प्राप्त करते हैं, इस आय में वृद्धि होना आरंभ हो जाती है। दूसरी तरफ कर्मचारी अपना वेतन भुगतान करते हैं। मकान मालिक व अन्य प्राप्तकर्ता अपनी आय का
भाग प्रत्यक्ष रूप में पर्यटकों के माध्यम से किए गए मूल खर्च के योग्य से ज़्यादा होता है। कितना अधिक गुणित होगा, यह अनुमान इस बात पर निर्भर करता है कि हर अवस्था में प्रारंभिक आय में से कितना पुनर्व्यय किया व दोबारा खर्च, पुनर्व्यय का मतलब दोबारा खर्च किया गया है कि गई है, अर्थात वह राशि जो बचत नहीं है, एवं कितने टपकन थे जो कि उस धन से पैदा होती है और जो देश के आय करने के परिणाम स्वरूप बाहर चली जाती है। बच्चों बच्चों इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली रूप से किस प्रकार से कार्य होता है। अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल पढ़े वो थ्योरेटिकली पढ़े हैं। आई होप कि आपको उसमें भी समझ आया होगा, पर इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आई होप आपको क्लियरिटी मिले। तो कोई भी बाहर का जो विदेशी पर्यटक हमारे लिए क्या होता है, एक कस्टमर होता है, और कस्टमर को कोई भी प्राथमिक आवश्यकता या सेवाएं देनी होती है या उसे चाहिए होती है, तो उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है क्या क्या होती है, आवास होगा, ट्रांसपोर्ट होगा और अन्य चीज़ें जो उसकी घूमने फिरने में या जो यात्रा करना है उसको पूर्ण करने के लिए चाहिए होती है, वो उसकी प्रथम आवश्यकता होती है। तो हम उदाहरण के तौर पर आवास ले लेते हैं। एक होटल में रुकने के लिए उसको कितने रुपए या पे करने होते हैं बच्चों, 55,000 रुपये। उसे कोई भी सर्विसेज लेनी है, उसकी प्राथमिक आवश्यकता उसे पूर्ण करनी है, तो उसे उस सर्विसेज के कितने पैसे देने पड़ेंगे, 55,000 रुपये। किसको देने पड़ेंगे, एक मालिक को जो होटल का है। और इस होटल का ये जो मालिक है वो उसे उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या देगा, जैसे उसके वहाँ की उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, उसे नौकर चाकर देंगे, वहाँ के वॉशरूम साफ क्लीन करने के लिए ग्राहक चाहिए, तो मतलब एक तरीके से कर्मचारी चाहिए, खान पान होना चाहिए, पेय पदार्थ हो गए, एसी होगा, फर्नीचर होगा, और विदेशी कोई भी प्रोडक्ट जो इस सर्विसेज में प्रोवाइड किए जाते हैं एक प्राथमिक आवश्यकता के तौर पर। जो कस्टमर ये सारी चीज़ें जो विदेशी पर्यटकों से या तो आकर्षित होकर आते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे विदेशी है वो हमारे देश के अंदर उत्पादन नहीं होती। तो ऐसे प्राथमिक आवश्यकताएं भी हैं जो विदेशी होती है। तो वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, एक कस्टमर को एक मालिक प्रोवाइड करता है। और कितने रुपये में करता है, 55,000 रुपये में। ठीक है बच्चों। एंड ये जो मालिक है हमारे होटल का, उसे ये सारे जो उसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो अमाउंट पे करना होता है कि लोगों को, चाहे जो उस पर वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक होटल में काम करने के लिए जितने भी लोग होते हैं, खाना, प्रोडक्ट, जितनी भी सारी चीज़ें चाहिए, वो उस मालिक के लिए कितने रुपए की पड़ती है बच्चों, 50,000 रुपये की पड़ती है। तो 55,000 उसने कस्टमर से लिए, 50,000 रुपये की एक मालिक को पड़ी, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हो गया, 5,000 रुपये का प्रॉफिट उसे हो गया। उसने कुछ विदेशी प्रोडक्ट खरीदे थे, तो विदेशी प्रोडक्ट खरीद लिए, उसे कितने रुपए के पड़े, वो 2,000 रुपये के, प्लस अब उसको उसका प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का, 1,000 रुपये। तो वो दोनों मिलाकर कितने हज़ार रुपये हो गए, 3,000 रुपये। और ये राष्ट्र की हानि होती है। विदेशी प्रोडक्ट जो उसने हानि के तौर पर यूज़ किया, एक तरीके से जो प्रोडक्ट हमारे देश का ना होकर दूसरे देश का होता है, तो उस देश को हमें प्रॉफिट भी देना होता है, तो उसे एक तरीके से टपकन भी कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों राष्ट्रीय हानि हमारी कितनी हुई, 3,000 रुपये। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गुणक आंकड़ा। प्रथम स्थिति, गुणक के आंकड़े का पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि यात्री के द्वारा किया गया खर्च कितना है। हर पर्यटक खर्च का विभक्तिकरण पृथक पृथक मतलब अलग अलग चीज़ों पर करता है, जैसे आवास, खान पान, खरीदारी, स्थानीय परिवहन, खेल व मनोविनोद एवं अन्य छोटे मुद्दे जैसे डाक टिकट, समाचार पत्र आदि। समूह समारोह अथवा पैकेज यात्रा की वजह से आवास व खान पान के व्यय मतलब खर्च का अलग अलग विभाजन करना बड़ा ही जटिल है। पैकेज यात्रा में तो होटल के आवास के खर्च में ही समस्त अथवा कुछ खाने पाने का खर्च शामिल है। बच्चों, गुणांक की प्रथम स्थिति ये कहती है हमसे कि जब भी कोई भी पर्यटक घूमने या यात्रा करना चाहता है तो वो अन्य अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग पैसे इन्वेस्ट करता है, परंतु अगर वो किसी होटल में ठहरता है तो उसे वो सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा व्यय मतलब खर्च करने के ढंग से पर्यटन के रोजगार संबंधी सूत्र एवं इसका राज्य की आय में योगदान का निश्चय किया जा सकता है, क्योंकि प्रति वर्ग में अलग अलग श्रमिक गुणक अनुपात है तथा हर श्रेणी में
कर समय शुल्क एवं उत्पादन शुल्क के रूप में अलग अलग होते हैं। बच्चों, अलग अलग रोजगारों में अलग अलग चीज़ें निकल कर आते हैं। जैसे जो श्रमिक लोग होते हैं, जो खुद की अपने शरीर के बल से पैसे कमाते हैं, उस पर वो नहीं लगता, कर नहीं लगता। मतलब जो खुद से मेहनत कर कर पैसे कमाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं होता, वो खुद के ही मालिक का होता है। परंतु जब वो किसी मालिक के नीचे काम करता है पर्यटक, तो कमाता है वो ज़्यादा पैसे और उसमें से आधे पैसे उसको अपने मालिक को देने पड़ते हैं। तो वो पैसे अलग अलग श्रेणी में या तो बट जाते हैं या फिर अलग अलग इन्वेस्ट करने पड़ते हैं या खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी परिस्थिति, द्वितीय परिक्रमा में टैक्सी चालक, बैरा, दुकान मालिक जो कि प्रथम परिक्रमा से लाभान्वित है, अपना फायदा व आय स्थानीय उत्पादन वस्तुओं व सेवाओं में व्यय करते हैं। बच्चों, मैंने बताया फर्स्ट वाले में ही कि जब श्रमिक अगर अपना खुद का काम करते हैं तो उन्हें कोई टैक्स या कर चुकाना नहीं पड़ता। परंतु अगर वो किसी उधार पर लेकर, रेंट के ऊपर लेकर टैक्सी चलाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, जब मालिक हो, जैसे हम किराए पर रहते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए, उसके लिए पहले से ही अपना लाभ निकाल लेते हैं। उन्हें मेहनत करनी नहीं पड़ती पर उन्हें वो पैसे मिल जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं दुकान का, दुकान के जिसका हमने रेंट देना है और जो भी कस्टमर आएगा वो कितना हमें अमाउंट दे रहा है, कितनी हमारी सर्विसेज जा रही है, कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो ये उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। अगर मालिक ने इतना अमाउंट रखा है कि नहीं मुझे महीने का इतना ही अमाउंट चाहिए, तो वो उसे देना पड़ता है, चाहे उसकी सर्विसेज उसे बिके या ना बिके, कोई प्रॉफिट हो या उसका सेल्स हो या ना हो, वो सारा प्रॉफिट पहले से ही मालिक के पास चला जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरी परिस्थिति, तृतीय परिक्रमा में द्वितीय परिक्रमा के लाभान्वित वर्ग अपने वेतन का कुछ अंश वस्तुओं व सेवाओं में व्यय करते हैं। और दूसरी परिस्थिति में मालिक जो होता है, मालिक ले लेता है टैक्स या कर या फिर रेंट, और जो मेहनत करता है वो श्रमिक वर्ग के लोग होगा या फिर जो उस पर दुकान पे ने जिसने खरीदा है वो मेहनत करते हैं, तो उसका जो आधे से ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो मालिक ले लेता है, जो वहाँ काम करता है उसे नहीं मिलता। ऐसी तीसरी परिक्रमा कहती है कि जो भी द्वितीय वाली है उसने उस पर इन्वेस्ट कर दिया, वो वस्तुओं पर, मतलब अगर मालिक है तो वो कमरों पर या रेंट पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई दुकानदार है तो वो किन चीज़ों पे करता है, अपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और वो उस पर इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, ये अपने वेतन का इन्वेस्टमेंट कर कर उससे प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी परिस्थिति में। फोर्थ परिस्थिति हमारी द्वितीय, तृतीय व चौथी परिक्रमाओं के व्यय मतलब खर्च उन वस्तुओं पर होता है जो कि माल खान पान से विभिन्न होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। पर्यटकों का आय में वृद्धि होगी। पर्यटकों का व्यय मतलब खर्च वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करना वालों को आय प्रदान करता है और अन्य उद्योगों में भी आय सृजन मतलब रचना करना, क्रिएशन करता है। व्यय के द्वितीय, तृतीय व परवर्ती परिक्रमा को एक मुश्त मतलब इकट्ठा करके राष्ट्रीय आय, राजकीय आय व रोजगार आय में पर्यटन के योगदान का एक स्पष्ट अनुमान लगाया जाता है। और इस प्रकार बच्चों, जब भी हम पर्यटन किसी भी चीज़ से जुड़ता है, रोजगार देता है, लोगों को सर्विसेज देता है, तो वो कहीं ना कहीं इनकम को भी जनरेट करता है, रोजगार देता है, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ये भी पता चलता है कि अच्छी हो रही है या लॉस में जा रहे हैं। पर्यटन हमें वैसे ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही प्रदान करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट ही प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा पर्यटन गुणित की गणना की पद्धति। यहाँ पर पर्यटन गुणित की गणना हेतु निम्न मान्यताएं दी गई है। एक पर्यटक के माध्यम से किया गया खर्च 1000 रुपये है। बच्चों, जब भी कोई पर्यटक घूमने आता है या कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या है, एक तरीके से पर्यटक इन्वेस्टमेंट करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है पर्यटक का वो 1000 रुपये है। तो प्रथम वर्ष में पर्यटक के माध्यम से मतलब इसी साल में पहली जो इन्वेस्टमेंट उसने की है अपने माध्यम से धन व्यय खर्च करने के बाद 5 या 6 लेन देन होगी। मतलब 1000 रुपये से 5 से 6 लेन देन होगी या 5 से 6 चीज़ों को खरीदने के लिए उसे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब 1000 को खर्च करने के लिए उसे 5 या 6 बार कोई ना कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी या फिर लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, जो 1000 के अंतर्गत ही हो। ठीक है,
करीबन 13 से 14 लेन देनों के बाद धन स्वयं लुप्त तो हो जाएगा। और जो 1,000 रुपये है और उसने कोई 5 से 6 बार कुछ भी चीज़ ली, कुछ भी इन्वेस्ट किया, चाहे 10 रुपये के लिए, चाहे 20 रुपये की हो, तो वो इन्वेस्टमेंट जो 1,000 का उसे करना था वो 13 से 14 बार लेन देन, मतलब कोई भी प्रक्रिया, कुछ भी सामान खरीदता है बच्चों, वो 14 से 13 बार के लेन देन पर वो जो धन होता है वो शून्य हो जाता है। व्यय करने के मुद्दे तथा उनका प्रतिशत निम्न तरह है। देखते हैं हम किस तरीके से 1,000 रुपये को खर्च किया गया है। ठीक है, तो मुद्दे हैं, खान पान में वो 32% खर्च करता है, आवास में 25%, हृदय अवलोकन तथा मनोविनोद, मतलब जो अब खुद की इच्छा से इंटरटेनमेंट करना चाहता है कुछ भी, उस पर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो 10% करता है। अन्य चीज़ें कुछ भी हो सकती है बच्चों, वो उसमें 5% करता है। खरीदारी में वो 23% खर्च करता है। और स्थानीय परिवहन, जब भी इधर से उधर जाना हो तो परिवहन की आवश्यकता होती है, उसमें वो कितने इन्वेस्ट करता है, 7% करता है। तो ये जो टोटल निकल के आएगा वो 100% होगा, और 100% का ही हम 1,000 को लेकर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह अनुमान है कि खरीदारी की श्रेणी में पर्यटक के क्रय मतलब खरीदने का 40% पूर्ण उत्पादन आय के मुद्दे हैं, जो कि पर्यटक अपने देश को ले जाते हैं। और इस क्रय की 30% ऐसी वस्तुएं हैं जो कि स्थानीय प्रक्रिया पर निर्भर करती एवं स्थानीय कच्चे माल के माध्यम से निर्मित की जाती है। ये एक मानवीय तथ्य है कि जितना खर्च का प्रतिशत ज़्यादा होगा एवं आयात पर निर्भरता होगी, जिससे पर्यटक के रूप में पलटाव की क्रय कम होगी। जब आयात पर धन व्यय किया जाता है तो धन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है, जिससे राष्ट्र को हानि होती है। बच्चों, जो भी हमारे देश के, अगर हम ज़्यादा परसेंट पे बाहरी चीज़ों का परचेज करते हैं तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बाहरी देशों की ओर चली जाती है। या हम जैसे चाइना की चीज़ें, अगर हम ज़्यादा चीज़ें उसी को परचेज कर रहे हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक्स होगी, जो हमारी स्वदेशी चीज़ें होगी, वो थोड़ा डाउन हो जाएगी और विदेशी चीज़ें उभर कर आएगी। जब विदेशी चीज़ें उभर कर आएगी तो उसके ऊपर जितना भी अमाउंट बनेगा तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो ज़्यादा किसका होगा, विदेशी लोगों का होगा। तो वो जो चीज़ें होगी वो विदेशों में चली जाएगी, और इससे हमारे राष्ट्र या हमारे देश के अंदर हानि देखने को मिलती है आर्थिक स्थिति में। बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना। थैंक यू बच्चों।